5.9 million tons of lithium reserves. That's a massive discovery. According to the Geological Survey of India, these reserves were located at the Salai Haimana area of the Riyasi. जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मौजूद लिथियम के भंडार और उसकी खोज की खबरें हमने हाल ही में सभी तरह के न्यूज माध्यमों के जरिए सुनी और पढ़ी है। जैसे ही इस खोज की घोषणा 14 फरवरी 2023 को भारतीय पुरातात्विक विभाग ने की, तो तुरंत विपक्षियों ने सोशल मीडिया पर ऐसे प्रचार की शुरुआत करनी शुरू कर दी कि यह लिथियम भंडार वैज्ञानिकों ने खोजा है और इसलिए ये मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं है, मगर असलियत में ये खोज मोदी नीति का ही हिस्सा है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। इस खोज का अंतर्राष्ट्रीय महत्व, केंद्र में मोदी सरकार की कूटनीति, साथ ही इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणाम और आगे आने वाले भविष्य के अन्य खतरे, इन सब पर हम एक नजर डालते हैं। सभी तरह की मीडिया आपको सिर्फ यही बताएंगे कि इस क्षेत्र में 59 लाख टन लिथियम की खोज हो चुकी है, लेकिन ये लिथियम आज नहीं खोजा गया है। 1995 से 1999 की अवधि के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने पहली बार लिथियम की खोज की घोषणा की थी। वो खोज का प्रथम चरण यानी G4 था। तब के प्रधानमंत्री श्री देवे गौड़ा और श्री गुजराल ने इस खोज के महत्व को समझा या नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन उसके बाद आई श्री वाजपेयी और श्री मनमोहन सिंह की सरकारों ने न तो इस जानकारी को सार्वजनिक किया और न ही इस पर आगे अमल किया। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भी 7 साल में इस बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन अचानक 2019 में मोदी सरकार ने इसके खोज के अगले चरण यानी G3 के रिसर्च की शुरुआत की। ठीक 2 दशक के इंतजार के बाद G3 के रिसर्च के तहत ये ज्ञात हुआ है कि अनुमानित लिथियम लगभग 59 लाख टन है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 3,385 अरब रुपए है। अभी सिर्फ G3 का चरण पूर्ण हुआ है और वास्तविक माइनिंग के लिए अभी और 2 महत्वपूर्ण चरणों का पूर्ण होना जरूरी है। अगले चरण G2 में जनरल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, जिसमें लिथियम खनिज के आकार और गुणवत्ता ग्रेड का अनुमान लगाने के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके पश्चात अंतिम G1 रिसर्च के चरण में डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, ताकि मौजूद लिथियम की विशेषताओं को उच्च स्तर की सटीकता के साथ सिद्ध किया जाए। अगला व्यवहार्यता अध्ययन करने यानी वह वास्तविक माइनिंग के लिए व्यवहारिक है या नहीं, यह तय करने के लिए G1 चरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी से निर्णय लिए जा सकते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2009 के खनिज भंडार शोध के नियम यानी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क के माइनिंग एक्सप्लोरेशन के वर्गीकरण नियमों के तहत इस 4 स्तर की शोध प्रणाली को अपनाया है, जिसमें G4 से G1 तक स्तर रहते हैं। वास्तविक माइनिंग के लिए G1 के खोजबीन की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, मगर फिर भी ये बात हम सभी को समझनी होगी कि जब हम ऐसी सफेद सोने की खान पर बैठे थे, तो गत सरकारों ने इस पर काम क्यों नहीं शुरू किया, और जो काम इतने सालों से नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने आज अचानक जग जाहिर क्यों किया। वास्तविकता में इसकी वजह आर्टिकल 370 को हटाने से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 370 हटाना ये सबसे टेढ़ी कील थी। जब तक अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक जम्मू कश्मीर के संसाधनों के संदर्भ में माइनिंग एग्रीमेंट्स केवल स्थानीय व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते थे। पुराने कानून ने जम्मू कश्मीर को उस मामले में यह विशेषाधिकार दिया था और भारतीय कंपनियों को टेंडर में भाग लेने से कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। मूल रूप से कम प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक उलझनों के कारण राज्य और वैकल्पिक रूप से देश को भी बेहद नुकसान हो रहा था। आखिर यह नुकसान कैसे हो रहा था, इसका यह एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पुलवामा में रेत के ठेकों के लिए इस साल की सबसे ऊंची बोली 73 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब धारा 370 लागू थी तो ऐसे 12 ब्लॉकों के लिए कुल बोली केवल 2 करोड़ रुपए थी। इस साल ये राशि 70 करोड़ से अधिक है। संक्षेप में कहा जाए तो जब धारा 370 लागू थी, तब वह राज्य और देश की प्रगति को दिमक की तरह खा रही थी। स्वाभाविक रूप से अगर धारा 370 के लागू होने के समय इस लिथियम रिजर्व पर काम शुरू किया होता, तो तब पाक परस्त और अलगावादी गैंग की तो चांदी हो जाती। राजनेता और मौलाना लोग तो अरबों डॉलर के लिथियम बेचकर अपनी कुंजी बढ़ाते रहते और देश हाथ
पर हाथ रखकर अपनी पूंजी लुटता देखता। और इस लिथियम से प्राप्त भारी भरकम पैसे का इस्तेमाल जबरदस्त रूप से भारत के खिलाफ ही होता। यदि 59 लाख टन लिथियम का 10% भी अगर कबाड़ के रूप में भी बेचा जाता तो भी गद्दारों के पास भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बहुत पैसा होता। और इस गड़बड़ से बचने के लिए पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना और उसके बाद की स्थिति को सामान्य करना सबसे जरूरी था। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने मेक इट कोल्ड और देन ईट की अक्लमंद नीति के साथ इस मामले का निपटारा किया, असंभव को संभव किया और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद स्थिति के उचित नियंत्रण में आने तक का इंतजार किया है। आज सत्ता में कोई गद्दार नहीं है जो पाकिस्तान को इस लिथियम का हिस्सा देने के लिए भूख हड़ताल या आंदोलन करे, और जो कश्मीरी गद्दार है उन पर भी उचित लगाम लगाकर रखी गई है। इसलिए अब इस लिथियम का लाभ केवल कुछ राजनीतिक परिवारों को नहीं बल्कि अब पूरे देश को होगा। जब से ये खबर सुनी है पाकिस्तान भी दिल महसूस कर रह गया है और इस्लामी आतंकवादी समूह भी गीद और धमकियां देने की शुरुआत कर चुके हैं। ये देश का भाग्य है कि ऐसे कोई कथित विद्वान आज सत्ता में नहीं है जो ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों का है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे होते तो जरूर लिथियम गेट के जैसा कोई नया घोटाला कराया होता। हालांकि ये सच है कि लिथियम की खोज मोदी सरकार ने नहीं की है, लेकिन इस मामले में मोदी सरकार की कूटनीतिक रणनीति निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि प्राप्त हुआ लिथियम सिर्फ अगले 2 या 5 साल में पैसा नहीं बनाने वाला है। इसलिए कृपया यह न सोचें कि हर भारतीय के खाते में अब 4 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर भारत सरकार सही कदम उठाएगी तो आने वाले सालों में भारत का निर्यात काफी बढ़ जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ते हैं तो पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को भी नियंत्रित किया जा सकता है। बेशक इससे ईंधन के रूप में भारत की पेट्रोल पर मौजूदा निर्भरता बहुत कम हो जाएगी, मगर ये तुरंत 1 या 2 साल में नहीं होगा। लेकिन जब भी यह होगा तो ये भारत की समृद्धि में योगदान देगा। यानी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की भारत सरकार पर वैभव ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम इस श्लोक को मात्र एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रही है। लेकिन ये भी तय है कि आगे की राह बड़ी कटीली होने वाली है। पर्यावरणीय चिंताओं का हवाला देते हुए और लिथियम उत्पादन का विरोध करने के लिए राष्ट्रहित विरोधी गैर सरकारी संगठन और खनन विरोधी संगठन सामने आएंगे। अनशन, आंदोलन, चक्का जाम करने के लिए नकली आंदोलनकारी आगे आएंगे। इन समस्याओं की भविष्यवाणी करने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। आगे तमाम कोर्ट में मामले दायर किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक को खनन पर रोक लगा देने के लिए उलझा दिया जाएगा। शुक्र है कि आज कम से कम मोदी सरकार इन विघटनकारी ताकतों का सामना करने में सक्षम है और लोकतांत्रिक पद्धति से मिली सर्वोच्च जीत वो आशीर्वाद है जो आज की सरकार को ताकत देता है जब वो इन तमाम मुश्किलों से जूझ रही होगी। भारत को कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिली है, मगर जब भी मिली है उसको हमारे देश ने देर सवेर जरूर भुनाया है। बस आज की मोदी सरकार की तरह राजनीतिक इच्छा शक्ति होना बेहद जरूरी है। Check the mic and make sure it sound right, boys.